प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने कल कालांश में भाषा और भाषा विज्ञान क्या है उसके बारे में चर्चा की थी। भाषा की प्रकृति की चर्चा करते हुए हमने बताया कि भाषा एक सामाजिक निधि है, यह पैतृक संपत्ति नहीं है, यह एक अर्जित वस्तु है, परंपरागत संपत्ति है, परिवर्तनशील है। इसे अनुकरण से सीखा जाता है, यह कठिन से सरल की ओर बढ़ती है, संयोग से वियोग की ओर गमन करती है। अब हम जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो बताया गया है कि इसके विविध रूप क्या है, जिसमें बोली, विभाषा और भाषा किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो बोली सबसे पहले लें तो इसके बारे में कहा गया है कि यह भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम या मंडल अर्थात सीमित क्षेत्र से होता है। इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की रहती है और देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसका जो लहजा है वह कुछ कुछ दूरी पर बदलते पाया जाता है तथा लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है और व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें विसंगतियां पाई जाती है। तो आपको समझने की दृष्टि से यह है कि जो हमारे अंचल में, हमारे आसपास जो सामान्य जन हैं, जिस माध्यम से व्यवहार करते हैं वह बोली होती है। भाषा एक बहुत बड़ा कलेवर है जिसका एक साहित्यिक रूप होता है, लेकिन बोली में इन सारी मान्यताओं का, व्याकरणिक नियमों का अथवा किसी परिष्कृत रूप की व्यावहारिकता नहीं होती, जहाँ व्यक्ति सहज भाव से अपने विचारों को व्यक्त करता है। जैसे अपने उदयपुर अंचल में यदि छोटे छोटे गांवों में हम जाएंगे तो मेवाड़ी बोली के रूप में बोली जाती है। तो ये एक बोली है। मेवाड़ी क्या है? एक बोली है। अब इसका थोड़ा सा बड़ा रूप होता है विभाषा। विभाषा क्या है? बोली का थोड़ा सा बड़ा रूप। जैसे राजस्थानी एक विभाषा है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है। अब देखें, मेवाड़ी एक बोली है, विभाषा क्या हो गई? राजस्थानी हो गई। अब राजस्थानी की अनेक बोलियां हैं, जैसे मेवाड़ी हो गई, मालवी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, इसी तरह से मारवाड़ी, ढूंढाड़ी के साथ साथ आपकी हाड़ौती हो गई। तो ये बोलियां राजस्थान की हैं और राजस्थानी भाषा में इन सभी बोलियों का साहित्य उसमें समाहित होता है। कुछ बोलियां विकसित होती है तो उसका अपना साहित्य भी होता है, लेकिन कुछ में नहीं भी होता है। जैसे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी में और हाड़ौती में बहुत अच्छा साहित्य है, तो वो राजस्थानी की एक तरह से संपदा है। तो राजस्थानी एक तरह से विभाषा हो गई, खड़ी बोली भी विभाषा हो गई, इस तरह से ब्रज, अवधी, ये सभी विभाषा हो गई। लेकिन जब हम भाषा की बात करें तो ये समस्त विभाषाओं का एक समुच्चय होता है। जब देश भर की एक विशेष स्थिति में आगे बढ़ती हुई एक समानांतर स्थिति बनती है और वहाँ पर भाषा का निर्माण होता है। जैसे 17 बोलियों का समूह को हमने हिंदी कहा, तो हिंदी को जब हमने भाषा का दर्जा का देते हैं तो वहाँ पर ब्रज भी हिंदी में आएगा, अवधी भी हिंदी में आएगी, राजस्थानी भी आएगी, भोजपुरी भी आएगी। इस तरह से गढ़वाली, कुमाऊनी जैसी पहाड़ी भाषाएं भी आपकी भाषा के अंतर्गत आएगी। तो आपके दिमाग में यह स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा क्या है, विभाषा क्या है और बोली क्या है। भाषा यदि मान लो हम हिंदी मानते हैं तो विभाषाओं के रूप में राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, अवधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब इसके रूप होंगे। तो बोलियों में मालवी, बघेली, इसके साथ साथ आपके निमाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, ये सभी बोलियां हैं। तो भाषा के ये विविध रूप हैं। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बनता है कि तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा बोली और विभाषा में क्या अंतर है ये भी पूछा जा सकता है, अथवा तीनों की परिभाषाएं पूछी जा सकती है। अब हम परीक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में जो आपको दिया हुआ है कि भाषा के विकास के क्या कारण हैं। कोई भी भाषा जब अपनी आरंभिक स्थिति में होती है और वह विकसित होती है तो उसके कारण क्या है, उसके क्या आधार है। तो यहाँ पर हमें दो वर्गों के आधार पर हमें विचार करना चाहिए कि भाषा का विकास जिन कारणों से होता है
उसका एक तो आंतरिक वर्ग होता है, एक बाह्य वर्ग होता है। तो आभ्यंतर वर्ग व आंतरिक वर्ग है, जिसके कारण क्या है कि भाषा कैसे विकसित हो रही है। जो भाषा की जो अपनी स्वाभाविक गति होती है, जो मतलब आप जानते हो कि कठिन से सरल होने की प्रवृत्ति है, और ये सभी आंतरिक स्थिति में आते हैं। बाह्य वर्ग में वो कारण आएंगे जो बाहर से भाषा को प्रभावित करते हैं। आभ्यंतर वर्ग में वे कारण है जो प्रभाव तो नहीं डालते, लेकिन अपने आप ही वह विकसित हो जाती है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे पहला कारण हम भाषा विकास का जो कारण है उसका है प्रयोग से घिस जाना। यानी कोई भाषा जब विकसित होती है तो कैसे विकसित होती है कि अधिक प्रयोग के कारण धीरे धीरे जैसे अन्य चीज़ें घिसती हैं, वैसे ही भाषा भी क्या होती है, अपने स्वाभाविक रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा था कि कारक की विभक्ति होती है, राम शब्द की प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, रामस्य रामयो रामाणाम, षष्ठी विभक्ति आपने पढ़ा। तो ये कारक की विभक्तियां होती थी। धीरे धीरे हिंदी तक आते आते ये कारक की विभक्तियां समाप्त हो गई और उसकी जगह पर परसर्ग आ गए, कारक चिन्ह आ गए। तो ये धीरे धीरे भाषा में होता है। पहले रामस्य होता था, अब राम का हो गया। इस तरह से रामो होता था तो उसका दूसरा रूप हो गया। तो इस तरह से ये प्रयोग से घिसती है, हमेशा एक रूप उस भाषा का नहीं रहता है। तो जो नया रूप बनता है तो वह भाषा को विकसित बनाता है। दूसरा जो भाषा विकास का कारण है वह है बल। बल का मतलब होता है जब किसी ध्वनि या अर्थ पर अधिक बल दिया जाता है तो वह अन्य ध्वनियों या अर्थों को कमजोर बना देती है और या फिर समाप्त कर देती है। इस प्रकार इसके कारण भी भाषा का विकास या परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब हमने कभी याज्ञनिक शब्द था, यज्ञोपवीत शब्द था। यज्ञोपवीत शब्द में ज्ञ को, जो को इस तरह से बोलते गए कि धीरे धीरे वो दूसरी ध्वनियां विलुप्त हो गई और वो जनेऊ के अंदर बदलता गया। तो ध्वनि और अर्थ के कारण भी शब्द बदल जाते हैं, भाषा का रूप बदल जाता है। तो एक तरह से यह भी इसका बहुत बड़ा कारण है। तीसरा जो बड़ा कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिसे हम कहते हैं प्रयत्न लाघव। यह कारण इतना विस्तृत है कि भाषा का जो 90% परिवर्तन होता है वो इसी के कारण होता है। इसका दूसरा नाम मुख सुख भी है। हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि वह जो अपने मुख को सुख देना चाहता है, वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसमें उसके मुख को ज़्यादा तकलीफ ना हो, उसे सहजता से वह शब्द मुंह से निकल जाए। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे कई शब्द बदलते गए। जैसे कृष्ण का कन्हैया बन गया, कान्हा बन गया। भक्त जो शब्द था उसका भगत बन गया। इसी तरह से स्टेशन को हम टेशन कहने लग गए, धर्म को हम धर्म कहने लग गए। इसी तरह से ऐसे कई शब्द, जैसे मास्टर साहब हैं तो मास साहब कहने लग गए, पंडित जी को पंडित जी कहने लग गए। इसी तरीके से हमने उसका एब्रीविएशन भी करते हैं, संक्षेप में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये प्रयत्न लाघव के कारण भाषा का विकास हुआ है। इसी तरह से गृह जो शब्द था, जैसे तत्सम से तद्भव शब्द जितने भी बने हैं वो प्रयत्न लाघव के कारण ही बने। वधु को बहु कहने लग गए, गृह को घर कहने लग गए, श्वास को सांस कहने लग गए। इसी तरीके से यह वर्ग, इसमें हमारा जो अभ्यंतर वर्ग में प्रयत्न लाघव का परिणाम हुआ। एक कारक है आपका जो भाषा का, वो है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर में क्या है कि बोलने वाले का मानसिक स्तर क्या है, वह कितना बुद्धिजीवी है, तो उसका कितना वैचारिक आधार है। तो विचारों में परिवर्तन के आधार पर भी उसके बोलने का ढंग बदल जाता है। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वह एक विशिष्ट ध्वनि पर जोर देगा, उसके बोलने में उसकी शिष्टता दिखेगी तो वो शब्दों का सही प्रयोग करेगा। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो वह अपने अनुकूल उन शब्दों को बनाते जाएंगे। तो यह मानसिक स्तर भी भाषा के विकास का कारण बनता है। एक कारण आता है अनुकरण की अपूर्णता। इसमें क्या है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है और आप जानते हैं, पहले मैंने जिसकी चर्चा की है कि जो मनुष्य है उसका अनुकरण समाज से करता है, और यदि अनुकरण पूर्ण हो तो ठीक है, यदि अनुकरण उसने अपूर्ण किया तो ऐसी स्थिति में वह शब्दों को उसी रूप में ग्रहण करेगा। तो ऐसी स्थिति में उस भाषा का वह भी विकसित रूप बदल जाएगा। तो जो अनुकरण का जो
अपूर्णता है उसके भी कई कारण हैं, जैसे शारीरिक विभिन्नता, हर एक व्यक्ति के उच्चारण अंग एक जैसे नहीं होते हैं, भौगोलिक वातावरण एक जैसा नहीं होता, कभी कभी हमारा उस पर ध्यान भी नहीं जाता, ध्यान की कमी होती है तो हम अनुकरण अपूर्ण रूप से करते हैं, कई बार अशिक्षा की वजह से भी अनुकरण अपूर्ण हो जाता है, जैसे लेफ्टिनेंट को लेफ्टन खान कहने लग गए लोग, डॉक्टर को डाकघर कहने लग गए, इसी तरह से जो इंजन है उसको अंजन कहने लगे, ऐसे कई शब्द है, रिपोर्ट को रपट कहने लगे, तो ऐसे शब्द भी अशिक्षा के कारण आते हैं। एक कारण आता है जानबूझकर परिवर्तन। जानबूझकर में क्या कि भाषा में कभी कभी जानबूझकर भी भाषा के प्रबुद्ध बोलने वाले लेखक कर देते हैं, जैसे अलेक्जेंडर को जानबूझकर के अलक्षेंद्र कर दिया गया, ये भाषाई विन्यास की दृष्टि से उसे एक आकर्षण प्रदान करने की दृष्टि से किया, यह परिवर्तन स्वाभाविक नहीं था फिर भी उसे कर दिया गया। इसी तरीके से तुर्की को तुर्क कर दिया गया, तरुष कर दिया गया, ऐसे कई शब्द हैं, कॉमेडी को कामदी कर दिया, ट्रेजेडी को त्रासदी कर दिया, तो ये अभिव्यक्ति में चमत्कार के लिए भी इनका प्रयोग होता है। एक जाति मनोवृत्ति को भी इसका बड़ा कारक माना गया है आभ्यंतर वर्ग में, तो हर जाति की अपनी एक मनोवृत्ति होती है और भाषा उसके अनुसार परिवर्तित होती है, और यही कारण है कि एक ही भाषा दो या अधिक जातियों में प्रचलित होकर दो या अधिक प्रकार से विकसित या परिवर्तित होती है। तो एक जातीय मिश्रण ग्रिम नियम के प्रथम वर्ग के कारण बना तो दूसरा दूसरे का, तो इस तरह से यह इसके अभ्यंतर कारक हुए हैं जिसके आधार पर हमने चर्चा की है कि कैसे भाषा में परिवर्तन होता है। कुछ इसके बाह्य वर्ग के कारण हैं, तो बाह्य जो भाषा के जो बाह्य कारण क्या क्या है, एक तो है भौतिक वातावरण, यानी कहने का मतलब कौन से देश में रहता है, कहाँ का वातावरण है, जैसे मान लो सर्दी का वातावरण में रहने वाले लोग हैं तो वो मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका आचरण वैसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार से मैदान के लोग हैं उनकी उच्चारण में थोड़ी भिन्नता आएगी, भूमि उपजाऊ है, खाद्य सामग्री की कमी नहीं है तो वहाँ के लोगों को भाषा की दृष्टि से ज़्यादा गंभीरता मिलेगी, कहाँ पर संघर्षशील भाषाएं होगी तो वहाँ पर अपने आवाज़ में वैसी होगी, वनों पहाड़ों में रहने वाली उनकी ध्वनियाँ थोड़ी भिन्न होगी, भौगोलिक दृष्टि से जहाँ उष्ण प्रदेश है वहाँ पर ऐसे वर्णों का उच्चारण किया जाएगा जिसमें वायु शरीर के अंदर जाए, लेकिन शीत प्रदेशों में वहीं पर मुंह खोलने की प्रवृत्ति कम रहेगी, तो ऐसे भौतिक वातावरण भी भाषा को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव, किसी भी संस्कृति को भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। अब जैसे भारत की संस्कृति में गाय एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो हमारे कई शब्दों का निर्माण गाय से बना, जैसे गवेषणा, गोधूम, गोबर, ऐसे शब्द जो हैं वो गाय से जुड़े हुए, गवाक्ष, ऐसे शब्द कई सारे हैं, तो वो भी उसके कारण होता है। इसी तरह से समाज की जो व्यवस्था है, अब समाज की व्यवस्था में शांति अशांति कभी रहती है तो उसी आधार पर भाषा में भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि समय कम होने के कारण प्रचलित शब्दों को हम संक्षिप्त रूप में लिखने लग गए, जैसे CID, BJP, कृपया पृष्ठ उलटिए को PTO, इस तरह से हम लिखने लग गए, यूनेस्को, क्योंकि हमारे पास समय की कम है और बात ज़्यादा कहनी होती है, तो ये भी भाषा को बदलने लग गई है। टीवी कहने लगे, टेलीविज़न आजकल हम नहीं बोलते, टीवी कह रहे हैं, तो ये भी इसका एक संक्षिप्त रूप है। इसके अलावा बोलने वालों की जो उन्नति हो जाती है कई बार, तो वैज्ञानिक या अन्य क्षेत्रों में भी उन्नति होती है तो भाषा में परिवर्तन होता है। एक तो नई उन्नति के लिए जो नई अभिव्यक्तियाँ होती है उसमें कई कई नई चीज़ें जुड़ जाती है, जिसमें मशीन हुए, वस्त्र हुए, खाना हुए, मनोरंजन हुए, तो ऐसे ऐसे नए नए शब्द आते रहते हैं और उस भाषा को उन्नत करते रहते हैं, नई शब्दावली का समाविष्ट भी होता है। तो कुल मिलाकर के जो भाषा विकास के कारणों की हमने चर्चा की, उसमें आभ्यंतर वर्ग और उसके जो बाह्य वर्ग यानी दोनों ही कारक प्रभावित करते हैं। तो एक बड़ा प्रश्न आपका इस दृष्टि से बनता है कि भाषा विकास के विभिन्न कारणों की विवेचना कीजिए। आज हमने इसको पढ़ा है, कल शेष रूप को पढ़ेंगे। आज मेरी दृष्टि से काफ़ी पर्याप्त है, तो आप 2 प्रश्नों को विशेष रूप से तैयार करें कि बोली, विभाषा और भाषा में क्या अंतर है, और दूसरा प्रश्न भाषा विकास के क्या क्या कारण हैं। आज बस इतना ही।